हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब ही, आप लोगों के कमेंट्स ही, आप लोगों के लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट भी वीडियो लेके आ पाऊँगी। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो मुझे कहाँ से वो मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम पे भी और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टोरीज़ लेके आ सकूं। सो प्लीज़ इतना सपोर्ट कीजिए कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। इसके अलावा कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। वैसे तो डेली ही करते हैं, लेकिन कल मेरी वॉइस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, तो उसके लिए थैंक यू। इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो सॉन्ग मैंने लास्ट में गाया था, तुम बिन जिया जाए कैसे, तो ये किस मूवी का सॉन्ग है। तो मैं बता दूँ, ये सनम रे मूवी का गाना है, जो कि उसकी फीमेल मेल लीड तो यामी गौतम है और बाकी कौन है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो मूवी को देखा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सॉन्ग उसी मूवी का है, इतना मुझे पता है। तो चलिए अब आज के पार्ट को, यानी कि यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी को जब वहाँ से, यानी कि वी फैमिली से राजमहल से जाने के लिए मना कर दिया गया था, उसने फाइनली अपने लिए एक डिसीजन ले लिया था, यानी कि खुद को ही ख़त्म करने का डिसीजन यहाँ पे उसने ले लिया था। और अपने आप पेट के आर पार उसने अपनी तलवार भी डाल दी थी। साथ ही साथ यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट तो हो चुका था, लेकिन डॉक्टर पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे कि वो जी पाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति सच में अभी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। विंग भी काफ़ी हद तक इस बात से इफ़ेक्टेड हुआ था, लेकिन फाइनली वैन किंग उसको समझाने में सक्सेस रही और इस वक्त वो लान वांग जी के बगल में ही बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसने लान वांग जी के सर को सहलाना शुरू किया। उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उसने अपने आंसू भरी निगाहों से सिर्फ लान वांग जी को ही देखते रह गया, क्योंकि उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि लान वांग जी को वो इस स्थिति में कभी देखेगा। धीरे धीरे वो अपने मन में ही बातें सोचने लगा था कि अगर क्या होगा, कभी लानवांग जी होश में ही ना आया तो क्या वो जी पाएगा। और इसका सिंपल सा आंसर था नहीं। अगर वो जी पाता तो वो पहले ही इन सब चीज़ों को होने ही नहीं देता। अगर वो लानवांग जी के बगैर अपनी लाइफ को देख पाता तो वो 9 साल पहले ही ये डिसीजन नहीं लेता कि लानवांग जी को बचाने के लिए वो इतना सब कुछ नहीं सहता, इतनी सारी चीज़ें अकेले नहीं झेल रहा होता। ऑफकोर्स सी बात थी, वो तब भी उन सब चीज़ों को रोक लेता या फिर इस राज परिवार को ही छोड़ देता। वो लानवांग जी को लेके कहीं पे अपनी एक सेपरेट लाइफ जी रहा होता, लेकिन यहाँ पे बात लानवांग जी की थी, उसकी लाइफ की थी, इसलिए उसने ये सब कुछ झेला था। अगर आज लानवांग जी सच में उसे छोड़ के चले जाता है तो इस सारे सेक्रीफाइसेस का, इतनी सारी चीज़ें जो उसने झेली हैं, इतनी सारी चीज़ें जो उसने सहन की हैं, उनका क्या फ़ायदा रह जाएगा। लानवांग जी की हाथों को अपने हाथों में लेते हुए विंग अपने मन में सोचने लगा था कि क्या सच में उसकी डेस्टिनी इतनी गंदी है कि बचपन में पैदा होते ही उसे अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ा। उसको बचाने के लिए उसके माँ बाप ने बहुत सारी चीज़ें झेली। उसके बाद उसके पिता को निर्ममता से हत्या कर दिया गया। उसकी माँ को 21 साल तक एक तहखाने में रहना पड़ा, जहाँ पे उसकी माँ को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट तक नहीं दिया जाता था, प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता था। अगर फाइनली उसने अपने ही प्रॉपर्टी पे, अपने ही सत्ता पे उसने क्लेम किया भी, तो भी उसको इतना सब कुछ देखना पड़ा। अपनी माँ को मतलब इस स्थिति में देखना पड़ा, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसे अकेला छोड़ना पड़ा। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी, जिस वक्त उसे जन्म देने वाले व्यक्ति को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त उसे अकेला छोड़ना पड़ा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। एक चीज़ तो यहाँ पे तय थी कि विंग बिना लानवांग जी के नहीं जी सकता। अगर विंग को जीना है तो लानवांग जी को भी जीना होगा, लेकिन ये चीज़ें लानवांग जी को कौन समझाए। क्या विंग की बातें लानवांग जी इस वक्त सुन सकता है? क्या उसकी बोली गई बातों को वो समझ सकता है? शायद हाँ या फिर ना। विंग कुछ भी नहीं जानता था कि इस वक्त सच में लानवांग जी किस हालत में है। क्या वो कल की सुबह देख भी पाएगा या नहीं? क्या आने वाली लाइफ में वो दोनों कभी एक हो भी पाएंगे या नहीं? लेकिन अपने एंड से वो एक कोशिश जरूर करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उन दोनों के ही सोल एकदम कनेक्टेड है। अगर वो अपने दिल से बातें बोलता है तो लानवांग जी जरूर सुनेगा। अगर लानवांग जी उसकी बातें सुनेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, उसे छोड़ के जाने का वो सोच भी नहीं सकता। विंग ने अपने हाथों को लानवांग जी के फॉरहेड पे सहलाते हुए, उसके बालों को सहलाते हुए, विंग ने अपनी रुआसी आवाज़ में ही वांग जी से बात करना स्टार्ट किया। प्लीज़ लानजान, मत करो ऐसा।
अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, एटलीस्ट मुझे पछताने का मौका तो दो, एटलीस्ट मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका तो दो। तुम जो कहोगे तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हें सच में यहाँ से जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक बार उठ जाओ। मेरे बारे में ना सही, बच्चों के बारे में सोचो। क्या वो तुम्हारे बिना रह सकते हैं? तुमने उन्हें सीख दी है, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया है कि तुम्हारे बिना कैसे जीना है। क्या वो जी पाएंगे? कम से कम उनके लिए तो उठो लांछन। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम जैसे कहोगे तुम वैसे रह सकते हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। और जैसे ही तुम उठोगे मैं तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्लीज़ उठ जाओ। एक बार मुझे बात करने का मौका तो दो। एक बार मुझे इतना चांस दो कि मैं अपने सफाई में कुछ बोल सकूँ, या फिर मेरी की गई गलतियों को सुधार सकूं। लेकिन अगर तुमने मुझे इतना मौका भी नहीं दिया तो तुम मुझे जीते हुए कैसे छोड़ सकते हो? या फिर मुझे भी अपने साथ ले लो। मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बिना जीऊं। अगर तुम्हारे बच्चों को तुम छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ दूंगा। याद रखना, अगर तुम चले गए तो मैं भी उनका ध्यान नहीं रखूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छी लाइफ जिए तो तुम्हें उठना होगा, क्योंकि मेरे भरोसे उन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। अगर तुम नहीं हो तो मैं भी उनका ध्यान नहीं रखूंगा। प्लीज़ उठ जाओ लांजान। मैं सच में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। प्लीज़ उठ जाओ ना। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या सच में तुम अपने विंग को छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ, मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। 8 साल नहीं, 9 साल, 9 साल तक तुमसे दूर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझसे इतने दूर मत चले जाओ कि मैं तुम्हें देख भी ना पाऊँ, तुमसे बात ना कर पाऊँ। मेरे इस रिश्ते में मैंने एक होप तो रखी थी, आज तुमने वो भी खत्म कर दी। प्लीज ऐसा मत करो, उठ जाओ ना। विंग अपनी सारी मन की बातें इस वक्त लानवांग जी से बोल तो रहा था, लेकिन हाँ, लानवांग जी सुन रहा था या नहीं वो नहीं जानता। इसी तरह आगे भी वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते रहा। उसने अपनी सारी की सारी जितनी भी दिल में बातें रखी थी वो सब कुछ बोल चुका, लेकिन लानवांग जी पे शायद इसका कोई असर नहीं हुआ था। लगभग 3 दिन निकल चुके थे। लानवांग जी अपनी स्थिति में थोड़ा बहुत तो ठीक था, लेकिन हाँ, वो होश में नहीं आया था, और डॉक्टर भी अभी तक ये श्योरिटी नहीं दे पाए थे कि होश में आएगा या नहीं। लेकिन हाँ, उसके चेकअप के अकॉर्डिंग उसके जो घाव थे वो मतलब ठीक हो रहे थे। लेकिन हाँ, देखा जाए तो उसकी स्थिति अभी उतनी अच्छी तरीके से अच्छी नहीं थी कि उसे ये कह दिया जाए कि वो पूरी तरीके से ठीक ही हो जाएगा। इसलिए जब तक वो पूरी तरीके से होश में नहीं आ जाता, इसकी श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि वो जी पाएगा या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके बेहोशी की हालत में अज्यूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन 3 दिनों में वेंग ने वांग जी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। उसने हर एक पल अपना सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी के साथ ही बिताया था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी जो वो उसे अभी भी बॉदर कर रही थी, और वो थी कंटिन्यूसली आते हुए वो लेटर जो अभी भी उसके नाम पे आ रहे थे। लेकिन हाँ, विंग ने उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अपने बच्चों की और लानवांग जी सभी की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर ली थी, क्योंकि अभी तक धमकियाँ उसे सिर्फ उसके बच्चों के नाम पे या फिर लानवांग जी के नाम पे ही मिल रही थी। इसलिए बाकियों की सिक्योरिटी की शायद उससे उतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, और अगर होती भी तो भी उसके आसपास रहने वाला हर एक व्यक्ति इतना कैपेबल तो है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसलिए लानवांग जी और बच्चों दोनों की, मतलब इन तीनों की ही सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया गया था। लेकिन हाँ, जो लेटर्स उससे मिल रहे थे, विंग ने उन पे अब ध्यान देना कम्प्लीटली बंद कर दिया था, और साथ ही साथ उन शवों को भी देखना बंद कर दिया था जो कि उसके नाम पे आते थे। यानी कि जो डेथ बॉडीज उसे भेजी जाती थी उनमें से एक को भी उसने नहीं देखा था। पिछले 3 दिनों में उसे 3 लेटर मिल चुके थे, लेकिन विंग ने ठान लिया था कि अब तो वो नहीं दबेगा, क्योंकि अगर वो एक बार उन मृत शरीरों को देख लेगा तो ऑफकोर्स सी बात है उसके मन में दया भावना जगेगी, और उसके बाद वो इन सब चीज़ों को फिर से रोक देगा, और अब वो ऐसा नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ विंग पूरी तरीके से लानवांग जी पे ही ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब लानवांग जी की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होते जा रही थी, और विंग के पास अब लास्ट चारा बचा था कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करे और लानवांग जी को जल्दी से जल्दी वो होश में लाने की कोशिश करे। इसलिए उसने इस वक्त सभी को कमरे से बाहर भेजा और लानवांग जी को अपने ही स्पिरिचुअल पावर को लानवांग जी को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही चलते रहा, और फाइनली धीरे धीरे ही सही, लेकिन लानवांग जी होश में आना शुरू हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ कोई था जो अब बेहोशी की तरफ बढ़ रहा था, और वो था विंग, क्योंकि अपने उसने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पावर खो दी थी। क्योंकि इस वक्त लानवांग जी अपने आप से कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा था कि वो उठ सके, वो अपने आप को होश में ला सके। इसलिए
इस वक्त जब पूरी ताकत लग रही थी और सिर्फ विंग की थी, तो ऑफकोर्स सी बात थी, विंग ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी को होश में लाने के लिए लगाई थी और अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर भी उसने अभी लान वांग जी को दे दी थी। लेकिन हाँ, वो ये भी श्योर था कि जितनी भी ट्रिक्स उसे आती हैं, जितने भी कल्टिवेशन वर्ड के या फिर मतलब कोई भी तरीके से वो अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी कर लेगा। इसमें उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी कि अगर वो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर भी लान वांग जी को ट्रांसफ़र कर दे तो भी उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इसी के साथ लान वांग जी तो लगभग आधे घंटे में हल्का फुल्का होश में आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ विंग था जो कि अब बेहोश होने का आया था। यहाँ पे लान वांग जी जैसे जैसे अपनी आंखों को खोल रहा था, वही विंग था जो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद किए जा रहा था। फाइनली 5 मिनट के बाद लान वांग जी कम्प्लीटली अपने ही शरीर के पावर के साथ, अपने ही ताकत के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ था कि कोई तो है उसके पीछे जो कि इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे विंग पूरी तरीके से बेड में गिर चुका था और लान वांग जी अभी कम्प्लीटली अपने ही पावर के साथ बैठा हुआ था। लान वांग जी ने धीरे धीरे अपने आप को घुमाना शुरू किया तो उसने देखा कि विंग वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद उसको एक पल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड फील हुआ कि अचानक ये क्या हो गया, और उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग भी आई, या फिर हो सकता है कि एक वरीडनेस भी आई। उसने जल्दी से विंग को हिलाने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विंग अभी बेहोश हो चुका था तो उसे उठाने का कोई फायदा नहीं था। लान वांग जी ने बाहर खड़े सैनिकों को आवाज़ लगाई और उन्हें आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी वी हीलर्स को यहाँ पे लेके आया जाए। इसी के साथ सैनिक वहाँ से जा चुके थे और लान वांग जी ने विंग को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा दिया। दूसरी तरफ वांग जी था जो कि अब अपने शरीर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था, और वो महसूस करे भी क्यों ना, आखिरकार उसे इतना बड़ा घाव जो मिला था, इसलिए अब उसका ध्यान भी अपने शरीर पे जा चुका था, जहाँ पे उसके शरीर में पट्टी बंधी हुई थी और उसकी अपर बॉडी कम्प्लीटली नेकेड थी, यानी कि उसने अपर बॉडी में कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि उसे कुछ भी पहनाने से डॉक्टर ने ही मना किया था ताकि उसके घाव पे कोई असर ना पड़ सके, उसकी पट्टी किसी भी तरीके से हिल डुल ना सके, और उसकी घाव जो भी ठीक होने को आई है वो किसी भी तरीके से खुले ना, किसी भी तरीके से उसमें कोई खरोच ना आए, किसी भी तरीके से उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए उसे अपर बॉडी में कुछ भी नहीं पहनाया गया था। लेकिन जैसे ही लान वांग जी ने अपने आप को अपर साइड से नेकेड देखा तो उससे याद आता है कि उसने अभी अभी सैनिकों को अंदर बुलाया था और उन्होंने भी अंदर आके डायरेक्टली उसको वैसे ही देखा होगा। सबसे पहले उसने अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनना स्टार्ट किया, और कुछ ही देर के बाद वो महसूस करता है कि कमरे के अंदर वी हीलर्स आ चुके हैं। वी हीलर्स के साथ साथ वहाँ पे वैन किंग भी आ चुकी थी, लेकिन वी हीलर्स ने जैसे ही विंग को चेक किया तो उन्होंने महसूस किया कि विंग के अंदर फिलहाल कोई पावर नहीं है, आई मीन स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसलिए वो बेहोश है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेगा, इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात थी लान वांग जी की। लान वांग जी के वहाँ पे कम्प्लीटली अपने पैरों पे खड़े होते हुए देख सभी को बहुत ज़्यादा खुशी भी थी और बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी थे। अब इसके साथ वो ये भी समझ चुके थे कि विंग इतना वीक क्यों है, या फिर ये कहो कि विंग की स्पिरिचुअल पावर कहाँ गई होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, विंग को इतने दिनों से लोगों ने दूसरे लोगों ने रोक के रखा था, लेकिन अभी विंग ने अकेले होने का फ़ायदा उठाया और फाइनली अपने प्यार को बचा ही लिया। लेकिन हाँ, खुद भी वो बचा है, इस बात की खुशी वहाँ पे सभी को थी। लान वांग जी का भी वहाँ पे दोबारा से चेकअप होना स्टार्ट हो चुका था। लान वांग जी को बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और अभी उसने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने बच्चों को दे दी थी, तो इतना स्ट्रांग वो भी नहीं था। भले ही विंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर उसे दी थी, लेकिन फिर भी वो पावर उसको रिकवर करने में लगी थी, उसको ठीक करने में लगी थी, इसलिए उसकी बॉडी में भी थोड़ा बहुत वीकनेस तो थी, लेकिन हाँ, एज कंपेरिजन पहले के मुकाबले वो ठीक था। लगभग 3 घंटे निकल जाने के बाद फाइनली विंग भी अपनी स्थिति में वापस आ चुका था, यानी कि वो भी अपने सेंस में वापस आ चुका था, और सारी चीज़ें अभी के लिए फ़िलहाल नॉर्मल थी। लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल कब तक रहेंगी वो नहीं जानता है। लगभग 9 साल के बाद पहली बार उस बेड में वो लेटा था, जिस बेड में वो और लान वांग जी हमेशा ही अपने नाइट एक साथ स्पेंड किया करते थे। लेकिन आज वो लेटा भी है तो भी लान वांग जी उससे दूर खड़ा है, क्योंकि लान वांग जी शायद कंफर्टेबल नहीं है उस सेम बेड में बैठने के लिए या फिर सेम बेड में सोने के लिए जिस जगह पे विंग सोया हुआ था। इसलिए उसने खुद को विंग से बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि उस कमरे की खिड़की के पास जाके बैठाया हुआ था।
और दूसरी तरफ विंग था जो इन सब चीज़ों को आसानी से महसूस कर सकता था कि उनके बीच में कितना तनाव चल रहा है, उनके बीच में चीज़ें कितनी अनकंफर्टेबल हो चुकी हैं। ये हर एक चीज़ वो समझ चुका था। वो लान वांगजी से बात करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही लान वांगजी ने उसको बोल दिया था कि अगर वो ठीक महसूस कर रहा है तो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे अकेले रहना चाहता है। वैसे भी उसे 9 सालों में आदत हो चुकी है यहाँ पे अकेले रहने की, और अब किसी और के यहाँ पे रहने की उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसलिए मेरे कमरे को छोड़ो और यहाँ से जा सकते हो। एटलीस्ट मुझे इतना अधिकार तो मिल ही सकता है ना कि मैं अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी रख सकूं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ अब किसी भी तरीके से कंफर्टेबल हो सकता हूं। तो प्लीज़ जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दो। और रही बात मेरे यहाँ से जाने की, तो मुझे नहीं लगता तुम मुझे यहाँ से जाने देने वाले हो। तो चिंता मत करो, मैं जाने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ लान वांगजी ने विंग को उस कमरे से बाहर जाने का आदेश दे दिया था, और उसे साथ ही साथ रास्ता भी दिखा दिया था कमरे से बाहर जाने का। विंग जो कि अपनी बात को वहाँ पे समझाना चाहता था, लेकिन लान वांगजी शायद सुनने के मूड में नहीं था। और इस वक्त लान वांगजी की हालत अच्छी भी नहीं थी। इस वक्त वो इसी तरीके से बैठा रह जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात थी, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। और विंग ने स्थिति को बिगाड़ने के लिए तो उसे दोबारा होश में नहीं लेके आया है ना। इसलिए विंग इस बात को समझ चुका था कि लान वांगजी को इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है और उसे यहाँ से जाना ज़रूरी है। वो उस कमरे से अपने कदमों को बाहर निकाल चुका था, और साथ ही साथ लान वांगजी उस बेड पे आके लेट चुका था जहाँ पे अभी अभी विंग लेटा था। उस जगह पे अपने हाथ को फेरते हुए उसने फिर से वही खुशबू महसूस की थी जो कि 9 साल पहले उसे हर रात हर दिन इस बेड से आया करती थी। शायद आज 9 साल के बाद भी उसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही है। उस खुशबू को फिर से स्मेल करते हुए वांगजी अपने आप में ही एक अजीब सी फीलिंग फील कर रहा था, लाइक अपने पुराने दिनों को याद करना। विंग फाइनली अपने महल में आ चुका था, और अपने कमरे में जाके वो इस बात से खुश था कि फाइनली लान वांगजी होश में तो आया। और अगर इंसान जिंदा हो तो उसे समझाया भी जा सकता है, उनको गलतफहमी दूर भी की जा सकती है। अगर इंसान के शरीर से जान ही चली जाए तो किससे बोला जाए, किसको समझाया जाए, किसकी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए। लेकिन विंग को एक होप थी कि कभी ना कभी वो दोनों फिर से एक होंगे, और इसके लिए वो कोशिश जरूर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी याद आ रहा था कि लान वांगजी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वैन किंग फिर से रूम के अंदर एंटर करती है, और विंग को इतनी गहरी सोच में डूबा देख के वो आसानी से बता सकती हैं कि विंग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। उसने विंग को उसकी ख्याली दुनिया से बाहर निकालते हुए इंटरप्ट करते हुए पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। तो विंग ने अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए वैन किंग की तरफ देखा, और तब जाके महसूस किया कि वैन किंग पता नहीं कब से यहाँ पे खड़ी थी, और वो इतने गहरे सोचों में डूबा हुआ था कि उसने वैन किंग को कमरे के अंदर आते हुए भी नहीं देखा। लेकिन फाइनली उसने वैन किंग को ये बताया कि लान वांगजी होश में आ चुका है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन अगले ही पल फिर से एक उदासी उसके चेहरे पे आ चुकी थी, जिसे फिर से वैन किंग ने नोटिस कर लिया था। वैन किंग ने फिर से पूछा, तो तुम उदास क्यों हो, तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तो विंग ने वैन किंग को मतलब बताते हुए ये बोला कि अभी भी हम दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में चीज़ें कभी भी अब नॉर्मल हो सकती हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या कभी हम दोनों का रिलेशनशिप फिर से वैसा बन पाएगा जैसा कि वो पहले था, या फिर हम दोनों सच में हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। वैन किंग एक एक लफ्ज़ को विंग की समझ रही थी, सुन रही थी, और उसे क्या बोलना है ये भी सोच रही थी। उसने अपने कदमों को सांसी में रखे हुए एक छोटे से टेबल की तरफ बढ़ाया, उसमें से अपने और विंग दोनों के ही लिए प्यालियों में चाय भरी, और विंग को इनवाइट किया कि आके चाय पी ले। विंग ने भी अपने कदमों को उस तरफ बढ़ाते हुए अपनी चाय की प्याली को लेते हुए एक सिप अपने मुंह में लिया ही था कि तभी वैन किंग बोल पड़ी, मुझे लगता है तुम कर सकते हो। क्या तुम भूल गए हो, जब हम गुरुकुल में थे तब भी तुमने एक ऐसे लान वांगजी को हंसना सिखाया था जिसने कभी भी 2 सेकंड के लिए भी अपने फेस को सॉफ्ट नहीं बनाया। क्या तुम भूल गए हो, उसको तुमने हंसना सिखाया है। मुझे लगता है तुम ये दोबारा से कर सकते हो। तुमने पहले भी उसका दिल जीता है, एक बार फिर से कोशिश करो और फिर से उसके दिल को जीतो। और याद रखना तुम ये कर सकते हो, और ये तुम ही कर सकते हो। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है या ये काबिलियत है ही नहीं जो लान वांगजी को फिर से इम्प्रेस कर सके। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और अपनी कोशिशें अभी से जारी कर दो। अगर तुम्हें लान वांगजी वापस चाहिए तो तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी। पहले
तुम्हें उसे अपना बनाना था, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी चीज़ को अपना बनाना है। याद रखना, तुम्हारे लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम ये कर सकते हो। इसी के साथ उसने अपनी चाय की प्याली को अपने होठों से लगाते हुए उस चाय को पीना स्टार्ट किया। विंग भी वैन किंग की इस बात को समझ चुका था और खुश हो चुका था कि फाइनली उसको क्या करना है वो समझ गया है। अब उसने भी अपनी चाय को पीना स्टार्ट किया और साथ ही साथ अभी तक सैड एक्सप्रेशंस जिस फेस पे थे उसमें भी एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि फाइनली उसे महसूस हो चुका था कि वो कर सकता है जो वो सोच रहा है। और इसी प्यारी सी स्माइल के साथ उसने और वैन किंग दोनों ने ही अपनी इस चाय को एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पे टाइम हो चुका है आपकी एंजॉयमेंट को ख़त्म करने का यानी कि वीडियो को ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।